everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहाँ पे आज के सेगमेंट में दैट इज लेक्चर नंबर 25 में हम डिस्कस करने वाले हैं बेल क्या होता है, कब बेल मिलता है और बेल के टाइप्स क्या हैं। लास्ट सेगमेंट में हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि एक पर्सन को अगर हम पीस मेंटेन करने के लिए या गुड बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए अगर किसी सिक्योरिटी पर रिलीज करते हैं तो उसके प्रावधान क्या होते हैं, तो वो हम सेक्शन नंबर 106 से लेके 124 तक अच्छे से डील कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा चैप्टर नंबर 33 और इस सेगमेंट में हम ये मेक श्योर करेंगे कि आज हम बेल को अच्छे से समझे, बेल कब, कैसे और किसको मिल सकती है। सो बेसिकली आज के सेशन में स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट आवर सेशन ओनली एंड ओनली टू द टाइप्स ऑफ बेल। कौन कौन से हमारे बेल के टाइप्स हैं एंड किसको बेल ग्रांट करने का एग्जैक्टली पावर है। So without wasting any time, let's see that what are the daily targets that we have to accomplish or fulfill in today's segment. तो आज हम चैप्टर नंबर 33 का चार्ट पढ़ने वाले। चैप्टर नंबर 33 के सारे सेक्शंस नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस करने वाले हैं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है और वहां से इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ बेल और कुछ जनरल प्रोविजंस है स्टूडेंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ बेल। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो टाइप्स है बेल के वो उस जनरल प्रोविजंस के साथ पढ़े ना पढ़े, लेकिन जनरल प्रोविजंस फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 436A की, किसकी बात करूं 436A, 437A, सेक्शन नंबर 440, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। एक बेल का या बॉन्ड का अमाउंट कितना हो सकता है, क्या एक अमाउंट जो बॉन्ड का है क्या उसको रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं। पहले समझेंगे स्टूडेंट्स कि एक बेल होता क्या है। सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट चार्ट और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी किस तरीके से आज हम क्या क्या पढ़ने वाले, किस तरीके से अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे तो उसकी चार्ट आपको कैसे बनानी चाहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स बेल है क्या। बेल मैं कह सकती हूँ एक आपका ऐसे तरीके का बॉन्ड है जहां पर कि आपको कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर, यस यू हर्ड राइट, पुलिस ऑफिसर भी बेल या बॉन्ड पे रिलीज कर सकता है। सो द पॉइंट इज कि ये बेल एक ऐसा बॉन्ड है जहां पे आपको टेम्पररीली रिलीज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टेम्पररी रिलीज किया जा रहा है। व्हाई डिड आई यूज द वर्ड टेम्पररी? वो इसलिए दैट व्हाट इफ द पर्सन इज कन्विक्टेड, अगर पर्सन कन्विक्ट हो गया तो उसको होगी ना इम्प्रिजनमेंट। ऐसा थोड़ी है कि अगर पर्सन को हमने कन्विक्ट कर दिया तो बेल मिल गई तो वो बाहर ही रहेगा क्योंकि वो बेल लेके बैठ चुका है। नो, बेल इज अ टेम्पररी रिलीज जहां पे आपसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया जाता है। क्लियर है? बेल के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि एक तरीके से आपको टेम्परली रिलीज किया जाता है। स्टूडेंट्स, बेल का एक प्रिंसिपल है, एक वेरी फेमस प्रिंसिपल है। What is the principle? That bail is the rule, bail is the rule and jail is an exception. Jail is an exception. क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि बेल देना क्या है? एक पर्सन को बेल दी जानी चाहिए, लेकिन जेल कौन से मैटर्स में देंगे? जेल सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि एक पर्सन को आप बेल पे रिलीज कीजिए, ऐसा रूल है, ऐसा लॉ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही हमें क्या करना है, उस पर्सन को जेल में डालना है। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि हर पर्सन को रिफॉर्म होने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। जबकि अगर हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट देखेंगे तो वहां पे क्या दे रखा है कि जनरली हमको ये देखना है कि एक ऑफेंडर को वापस रिहैबिलिटेट कीजिए, आप उसको रिफॉर्म कीजिए। तो मैम बिना बेल के क्या हम रिफॉर्म कर सकते हैं? बेल देके कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं? उसको बाहर भेज के? डेफिनेटली उसको बाहर भेज के भी रिफॉर्म किया जा सकता है। द पॉइंट इज कि जब हम उसे बेल पे रिलीज करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब हम उसे कुछ कंडीशंस पे रिलीज कर रहे हैं, दैट इज ही हैज टू ऑब्जर्व दोस कंडीशंस। अगर वो कंडीशन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो आ जाओ फटाफट से वापस से जेल में। सो दिस इज हाउ द बेल वर्क्स। अब बेल की बात करेंगे हम दो मैटर्स में स्टूडेंट्स, एक होगा बेल इन बेलेबल ऑफेंस और दूसरा होने वाला है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर मैं बात करूं बेल इन बेलेबल ऑफेंस तो मतलब बेलेबल ऑफेंस भी ऑलरेडी नो कि हम डेफिनेशंस में पढ़ चुके हैं कि बेल इन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है। स्पेसिफिकली बेलेबल ऑफेंस क्या है? बेलेबल ऑफेंस मींस जहां पे आपको बेल मिल जाती है। ऑफेंसेस जहां पे बेल बिकम्स मैटर ऑफ राइट। सो अगर मैं बात करूं बेलेबल ऑफेंस में बेल इज मैटर ऑफ राइट।
मैटर ऑफ राइट क्यों? क्योंकि 436 खुद ये कहता है कि हर बेलेबल ऑफेंस में आपको पर्सन को बेल पर रिलीज करना ही करना होगा. बट व्हाट अबाउट नॉन बेलेबल ऑफेंस? नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. Discretion of court. Bail will be granted as per the discretion of the court because 437 में वर्ड लगा रखा है मे. क्या वर्ड लगा रखा है? मे. एंड 436 में वर्ड लगा रखा है शैल. मतलब बेलेबल ऑफेंस में आपको बेल मिलेगी ही मिलेगी. बस आपके वकील साहब तैयार होने चाहिए, आपके पास एक श्योरिटी होना चाहिए जो कि आपके लिए वहां पे आ जाएगा. नॉन बेलेबल ऑफेंस में इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. आपको बेल दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती. ओके. एज वेल एज कुछ ऐसे मामले हैं जहां पे हरगिज बेल नहीं दी जा सकती. फॉर एग्जांपल रेप के मैटर्स हो गए या ऐसे मैटर्स जहां पर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से किसी पर्सन को पनिशमेंट दी जा रही है. तो वो कौन कौन से और ऑफेंसेस है उसको अच्छे से हम 437 में डील करेंगे. सो 437 एंड 438 को आज हम अच्छे से रीड करते हुए समझने वाले हैं. जनरल प्रोविजंस, मैंने यहाँ स्टूडेंट्स 3 वर्ड्स में इस पूरे चैप्टर नंबर 33 दैट इज सेक्शन नंबर 436 टू 450 को डिवाइड किया है. कैसे डिवाइड किया? पहले मैंने बन रहा है कुछ जनरल प्रोविजंस. जनरल प्रोविजंस में आपको 3 सेक्शंस पढ़ने हैं. दैट इज 436 मैक्सिमम टाइम पीरियड जहां तक की या जब तक कि हम एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को डिटेन करके रख सकते हैं. अंडर ट्रायल प्रिजनर मींस व्हाट? अंडर ट्रायल प्रिजनर मींस अभी तक उस पर्सन की ट्रायल कंप्लीट नहीं हुई है. तो जब अगर पर्सन की ट्रायल कंप्लीट नहीं हो तो क्या आप हमेशा उस पर्सन को जेल में रख सकते हो? आंसर इज नो. कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही हम उसे जेल में रख सकते हैं. एंड 436 वो टाइम पीरियड, 436A वो टाइम पीरियड मेंशन करके देता है क्या वो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है या क्या वो मैक्सिमम पीरियड हो सकता है जब तक कि हम एक पर्सन को जेल में डिटेन करके रख सकते हैं, तब तक जब तक कि उसकी ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रही है. तो कितने टाइम पीरियड तक के रखेंगे? 436 बताता है. 437 ये बोल रहा है कि हम एक पर्सन को बेल पे रिलीज कर सकते हैं जहां पे कुछ कंडीशंस मेंशन कर दें. किस चीज के लिए? कि आपको एक एपेलेट कोर्ट के सामने अपीयर होना है. फॉर द अपीयरेंस बिफोर द एपेलेट कोर्ट. एंड 440 बताता है कि बेल का अमाउंट कितना होने वाला है एंड क्या उस बेल में दिए गए अमाउंट को, सॉरी बॉन्ड में दिए गए अमाउंट को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं? यस और नो. ये 440 में हम पढ़ने वाले हैं. एंड आज का सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कि स्टूडेंट्स बेल क्या हो, सॉरी जो बेल है वो कितने मैटर्स में हमको मिलती है. फर्स्ट इज बेल इन बेलेबल ऑफेंस, सेकंड इज बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड थर्ड इज एंटिसिपेटरी बेल. बेल इन बेलेबल ऑफेंस मिलती है 436 में. नॉन बेलेबल ऑफेंस में फर्स्ट आप अप्लाई करेंगे 437 में. अगर 437 में बेल नहीं मिली तो सेकंड अपील आप बेल के लिए कहां लगाएंगे? 439 में लगाएंगे, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास. एंड एंटिसिपेटरी बेल पढ़ेंगे कहां पे? 438 में. और अगर आप किसी पर्सन को बेल पे रिलीज करते हो, मान लीजिए उसकी बेल इनसफिशिएंट थी. कैसी थी? इनसफिशिएंट थी, अनफिट लगी कोर्ट को, तो 443 में कोर्ट बोल सकता है भैया सफिशिएंट बेल जमा करवाइए. दैट इज सफिशिएंट कंडीशंस या सफिशिएंट आपको बॉन्ड वहां फुलफिल करना पड़ेगा, तो 443 के अंदर हम जा सकते हैं. फिर मैंने एक वर्ड पकड़ा, क्या? बॉन्ड. क्या पकड़ा हमने? एक वर्ड पकड़ा, बॉन्ड. बॉन्ड वर्ड आपको स्पेसिफिकली 441 में मिलेगा. क्या मिलेगा? 441 में मिलेगा. क्यों? बिकॉज एक अक्यूज्ड पर्सन से और एक श्योरिटी से हम बॉन्ड कहां ले रहे हैं? 441 में ले रहे हैं. तो जब हम 441 में श्योरिटी से बॉन्ड ले रहे हैं तो श्योरिटी क्या खुद कोर्ट में जा सकता है और ये बोल सकता है कि सब मुझे इसके लिए अब श्योरिटी नहीं बनना, हो गया, मैंने इसको 1 साल तक 2 साल तक मैं इसके लिए श्योरिटी बना रहा, मुझे अब इसके लिए श्योरिटी नहीं बनना, मैं अपना जो एज अ श्योरिटी मैंने जो गवाही दी मैं वापस लेना चाहता हूँ. इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल. श्योरिटी ऐसा कर सकता है खुद को डिस्चार्ज करवाने के लिए 444 में कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकता है दैट प्लीज रिलीज मी फ्रॉम दिस बेल. इस बेल बॉन्ड से मुझे रिलीज कीजिए, मैं इस पर्सन के लिए अब नो मोर श्योरिटी, आई डोंट वांट टू बी अ श्योरिटी फॉर दिस पर्सन एनी मोर. एंड अगर ऐसा श्योरिटी खुद जाके कह दे तो फिर क्या होने वाला है? कोर्ट इज गोइंग टू कॉल दैट पर्सन जिसके लिए श्योरिटी ने यहाँ पे आके श्योरिटी दी, और क्या कहेगा कोर्ट उसे? कि काइंडली गेट और फुलफिल दी एग्जैक्ट श्योरिटी. दैट इज टू से आप या तो न्यू श्योरिटीज लेके आइए, अदर श्योरिटीज लेके आइए, या जो भी आपको कंडीशंस दे रखी थी वो फुलफिल कीजिए, बिकॉज आपका पुराने श्योरिटी ने तो बोल दिया कि वो आपके लिए श्योरिटी नहीं बनना चाहता. एंड अगर बॉन्ड हमें भरवाना है किसी माइनर पर्सन, अगर हम किसी पर्सन को बॉन्ड पे रिलीज कर रहे हैं तो क्या वो पर्सन माइनर हो सकता है? यस डेफिनेटली हम माइनर को भी बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हैं. बट क्या हम फिर माइनर से बॉन्ड भरवा सकते हैं? तो 448 इस मामले में कहता है कि कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, उस माइनर के बॉन्ड की जगह सिर्फ और सिर्फ
उसके श्योरिटी से बॉन्ड ले सकता है, ओनली एंड ओनली उसकी श्योरिटी से भी बॉन्ड लिया जा सकता है। जब हमने बोला स्टूडेंट्स 441 में हम श्योरिटी एंड दैट अक्यूज पर्सन से क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट 442 में देखा, 442 में बोला जैसे ही आप बॉन्ड भरवाते हैं, जैसे ही आप एक पर्सन को बेल पे रिलीज करते हैं, उसका ये मतलब होगा कि हमें उस पर्सन को कस्टडी से डिस्चार्ज करना है। क्या करना है? उस कस्टडी से डिस्चार्ज करना है। तो ये तो हुए हमारे 4 सेक्शन जो हमने बॉन्ड वर्ड से कनेक्ट कर लिए। लेकिन बॉन्ड से रिलेटेड 3 चीजें और हो सकती है। बॉन्ड से रिलेटेड रिकॉग्निजेंस हो सकता है, बॉन्ड का फोरफीचर हो सकता है एंड बॉन्ड का कैंसिलेशन हो सकता है। अगर बात करें रिकॉग्निजेंस की, मतलब वहां हमें पढ़ना है सेक्शन 445 एंड 450। 445 में बेसिकली आपको ये बोला है कि यहाँ पर क्या किया जा सकता है, एक डिपॉजिट करवाया जा सकता है। अब ये डिपॉजिट किसके लिeu में है स्टूडेंट्स? एक बार 440 पर आएंगे, सॉरी 445 पे यहाँ पे बोला है कि whenever any person is required by the court or the officer to execute a bond, कि आपको कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है विद और विदाउट श्योरिटीज, तो उस कोर्ट को पावर दे रखी है। क्या पावर दे रखी है? कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कुछ सम ऑफ मनी और गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट टू सच अमाउंट एज द कोर्ट और ऑफिसर मे फिक्स इन ल्यू ऑफ एग्जीक्यूटिंग द बॉन्ड। कहने का रिकॉग्निजेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप बॉन्ड की जगह पे उस पर्सन से नॉर्मल कुछ पैसे ले सकते हैं या एक प्रोमिसरी नोट उस पर्सन से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं भरवाएंगे, हम उसे सीधा सीधा बोल देंगे भैया आप एक डिपॉजिट कर दीजिए कोर्ट में। डिपॉजिट और बॉन्ड में फर्क होता है, क्लियर? एंड 450 में क्या बोला? 450 में हमने हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ पावर दिया है। हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट द मजिस्ट्रेट, जो कि ऐसा क्या कर रहे हैं, अमाउंट लेवी कर रहे हैं। क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? एनी मजिस्ट्रेट टू लेवी द अमाउंट ड्यू ऑन द बॉन्ड फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस एट सच हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। सो बेसिकली हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अपने से जो निचली अदालतें हैं उनमें मजिस्ट्रेट को क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? टू लेवी द अमाउंट ड्यू। जो अमाउंट ड्यू है किसके ऊपर? उस बॉन्ड के ऊपर, अपीयरेंस एंड अटेंडेंस के लिए उसको लेवी करने को बोल सकता है। और कहां पर अपीयर होने के लिए? हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन में अपीयर होने के लिए बोल सकता है कि आप ऐसा अमाउंट उस पे इंपोज कीजिए। क्लियर है ये चीज? 4 फीचर क्या होता है? बॉन्ड का 4 फीचर हो सकता है ना। बॉन्ड का अगर 4 फीचर हुआ तो प्रोसीजर कहां लगेगी? 446 में प्रोसीजर दे रखी है। 447 में बोला कि अगर श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो जाता है या श्योरिटी की डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस व्हाट? एंड 446 में जब हमारा बॉन्ड फोरफीट हो रहा है तो उसकी अपील कहां दे रखी है? अपील का प्रावधान हमें दे रखा है 449 में। कहां दे रखा है? 449 में इसका प्रावधान दे रखा है। सो 446 से हमारी अपील कहां जाएगी? हमें दे रखा है 449 में कि अगर 446 में ऐसा कोई भी ऑर्डर आया तो आपको अपील करनी है उस जगह पे जहां पे आपको 449 में जगह मेंशन करके दे रखी है। क्या बॉन्ड कैंसिल किया जा सकता है? यस, एब्सोल्युटली बॉन्ड कैंसिल किया जा सकता है। अगर जिस पर्सन को हमने बॉन्ड पे रिलीज किया ही फेल्स टू ऑब्जर्व द कंडीशंस मेंशन्ड इन द बॉन्ड कैन बी कैंसिल्ड। क्लियर है चीज? ओके, सो in today's segment we are going to focus majorly on this part, that is bail as well as the general provisions. So let's understand कि bail bailable offense में कैसे मिलती है। bail bailable offense में कैसे मिलती है? So section 436 क्या कहता है स्टूडेंट्स? सेक्शन नंबर 436 ने हमें ये बताया है कि कोर्ट शैल, तो शैल का मतलब क्या हो गया है कि दिस इज बाइंडिंग एंड मैंडेटरी फॉर द कोर्ट, कि अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है, कहां, किस मामले में? कॉग्निजेबल ऑफेंस में। देखो क्या उन्होंने ऑफेंस मेंशन करके रखा है? आंसर इज नो। पहले सुनो अच्छे से, सबसेक्शन क्या कहता है? व्हेन एनी पर्सन अदर देन द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कहने का मतलब है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा कोई भी पर्सन अक्यूज है, मतलब बेलेबल ऑफेंस के लिए अगर कोई भी पर्सन अरेस्टेड है या डिटेन्ड है विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट एंड वो प्रिपेयर्ड है, किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है स्टूडेंट्स? बेल देने के लिए प्रिपेयर्ड है, देन एट एनी टाइम while in the custody of the officer or at any stage of the proceeding before the court, अगर वो कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग के किसी भी वक्त या फिर जब पुलिस के सामने कस्टडी में है, बेल देने को तैयार है, such person shall be released on bail. So can I say that हमारे सेक्शन नंबर 436 में ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर एज वेल एज कौन यहाँ पे इस पर्सन को रिलीज कर सकता है? ये कोर्ट भी 436 में पर्सन को रिलीज कर सकता है बेल पे। क्लियर? प्रोवाइजो बोलता है कि ऐसा ऑफिसर या कोर्ट
मे एंड शेल इफ सच पर्सन इज इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड मतलब क्या है, उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो खुद के लिए क्या कर सके, इतना सिक्योरिटी दे सके, ओके या बॉन्ड में जो मेंशन्ड अमाउंट है वो दे सके। इंडेंजर्ड एंड इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी। Instead of taking bail from such person, discharge him on executing a bond without sureties for his appearance। क्या किया जा सकता है कि उसको बिना बॉन्ड एग्जीक्यूट किए, सॉरी विदाउट श्योरिटीज, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करके उस पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर उनको लगता है वो पर्सन क्या है, इंडेंजेंट है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़ो, वहां बोला है कि इंडेंजेंट पर्सन कौन हो सकता है। वेयर अ पर्सन इज अनेबल टू गिव अ बेल विद इन अ वीक ऑफ द डेट ऑफ हिज अरेस्ट। जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उसके एक हफ्ते में, दैट इज 7 days के अंदर अंदर अगर वो बेल फर्निश करने के लिए, बेल देने में क्या है, इन अनेबल है, देन इट शैल बी सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द ऑफिसर और द कोर्ट टू प्रिज्यूम दैट ही इज एन इंडेंजर्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोवाइजो। कि जो प्रोवाइजो में हम कब मानेंगे एक पर्सन इंडेंजर्ड है, अगर 7 दिन तक वो खुद के लिए बेल नहीं दे पाता है तो। एंड जो हमने बेल में कंडीशंस मेंशन किया है उसका नॉन कंप्लायंस कर दिया, देन कोर्ट में रिफ्यूज। सो क्या 436 में जब हम ऑफेंस बेलेबल कर रहे हैं तो उसके बाद भी क्या पुलिस के पास पावर है या कोर्ट के पास पावर है कि बेल देने से मना कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। बेल देने के बाद या फिर बेल लेते वक्त उस पर्सन ने कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, नॉन कंप्लायंस कर दिया है, तो कोर्ट यहाँ पे रिफ्यूज कर सकता है। देखो सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कुछ भी लिखा है तो एक बार साइड में रखो। वेयर अ पर्सन हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ द बेल बॉन्ड एज रिगार्ड द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस। बेल बॉन्ड पे रिलीज किया था, बोला था कि हमने इतने टाइम पे इस प्लेस पे यहाँ पर आना, नहीं आया, फेलियर कर दिया, कोर्ट में रिफ्यूज टू रिलीज हिम ऑन बेल, रिफ्यूज कर देंगे उसको रिलीज करने से। एंड ऑन सब्सिक्वेंट ओकेजन इन द सेम केस ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट और इज ब्रॉट इन द कस्टडी एंड सच रिफ्यूजल शैल बी विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू कॉल अपॉन एनी पर्सन बाउंड बाय सच बॉन्ड टू पे द पेनल्टी। क्लियर है चीज? सो यहाँ पे बेसिकली हमको सबसेक्शन 2 में ये देखना है, क्या सीआरपीसी में कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है बेल देने से? आंसर इज यस, कोर्ट कैन डेफिनेटली रिफ्यूज। 437 पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 437 को पढ़ना है हमें, जो कहता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या हमारा बेल लेने का राइट होता है? आंसर इज नो। नॉन बेलेबल ऑफेंस में इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट का डिस्क्रिशन है, जबकि बेलेबल ऑफेंस में इट इज द मैटर ऑफ राइट। क्यों? क्योंकि वर्ड क्या था? शैल। नॉन बेलेबल ऑफेंस में क्या बोला है? कोर्ट को अगर लगे तो, कोर्ट अगर चाहे तो, कोर्ट में, कौन सा कोर्ट? अदर देन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा अगर कोई भी कोर्ट एक पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए रिलीज करना चाहती है या नहीं चाहती तो 437 लगने वाला है वहां पे। क्लियर? एंड हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन का पावर कहाँ है? इट इज अंडर 439। 439 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो एक पर्सन को क्या कर सकते हैं? बेल पे रिलीज कर सकते हैं। दैट इज टू से सेकेंड अपील कहाँ लगती है? हाई कोर्ट में जाते हैं हम। कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट ने मना कर दिया बेल देने से तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकते हैं हम बेल लेने के लिए। लेकिन 437 में बोला अगर मैजिस्ट्रेट्स को लगे या कोर्ट को लगे कि यहाँ पे किसी पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए रिलीज करना है तो वो कर सकते हैं, दे में, उनकी चॉइस है, मतलब वो मना भी कर सकते हैं। लेकिन कौन से मैटर में बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेंगे? अगर ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ या एलआई है, या फिर वो पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया एंड उसको प्रीवियसली कन्विक्शन हो चुका है, प्रीवियसली कन्विक्शन हो चुका है। कौन से ऑफेंसेस के लिए? ये 437 में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एंड 437 में एक तो हमें डेथ का मामला पढ़ना है, दूसरा ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हमें सिचुएशन देखना है कि अगर पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया है लेकिन उसके बाद भी उसको रिलीज किया जा सकता है, इस पर्सन को क्या किया जा सकता है? रिलीज किया जा सकता है। सो लेट्स मेक द शॉर्ट नोट्स फॉर सेक्शन नंबर 437। 437 को पढ़ेंगे एंड 437 को पढ़ेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे सबसेक्शन वाइज चलने वाले हैं। तो सबसेक्शन 1 में क्या किया? सबसेक्शन 1 में यहाँ पावर दे रखी है कि कोई भी पर्सन किस चीज के लिए अक्यूज है स्टूडेंट्स? नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज है। ओके, एंड उसको डिटेन किया गया है, क्यों? विदाउट वारंट। नॉन बेलेबल ऑफेंस है ना, तो बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है ना। बेसिकली विदाउट वारंट का नॉन बेलेबल ऑफेंस से कोई लेन देन नहीं है, वारंट का कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से लेन देन है।
क्लियर है? तो यहाँ पावर किसको दे रखा है? इफ दैट पर्सन इज appears or is brought before the court other than high court. कौन सा कोर्ट है? ऐसा कोर्ट है जो कि हाई कोर्ट नहीं है या कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, उस पर्सन को रिलीज कर सकते हैं। बट कौन से पर्सन को रिलीज नहीं करेंगे? तो आपका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है such person shall not be so released if there appears reasonable ground for believing that he has been guilty of offense punishable with death or LI. डेथ या LI से वो पर्सन पनिशेबल है अगर ऐसा लग रहा है तो। पॉइंट नंबर 2, वेयर सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए उसको अक्यूज किया गया है एंड उसका प्रीवियस कन्विक्शन भी है। प्रीवियस कन्विक्शन है कौन से ऑफेंसेस के लिए? जो कि पनिशेबल है विथ, या तो उसको पनिशमेंट में हाँ मिल सकती है डेथ, या LI मिल सकती है उस ऑफेंस में, या फिर 7 years इक्वल और 7 years मोर है। और इसी पॉइंट में, सेकेंड पॉइंट में और क्या बोला है? और ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, या फिर प्रीवियसली उसका कन्विक्शन हुआ है। किस चीज के लिए हुआ है? 2 और मोर टाइम्स, 2 या 2 से ज्यादा बार उसका प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है। किसके लिए? कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए। और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कैसा है? ऑफेंस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और मोर, 3 साल या 3 साल से ज्यादा तक के लिए मिला है, और बट नॉट लेस देन 7 years, 7 years से कम नहीं, 7 years से कम नहीं, बट नॉट लेस देन 7 years। अब प्रोविजो बोलता है दैट कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन रेफर्ड इन दिस पॉइंट। अब अच्छे से सुनना, यहाँ पे हमें पॉइंट वाइज इनका रिलीज समझना है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो कोर्ट यहाँ पर रिलीज कर सकता है। क्या कर सकता है? रिलीज कर सकता है। इस केस में भी अगर किसी पर्सन को हमें लग रहा है कि ऐसा रीजनेबल ग्राउंड लग रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया जिसकी डेथ या LI पनिशमेंट है, फिर भी यहाँ पे रिलीज किया जा सकता है इफ द पर्सन इज अंडर द एज ऑफ 16 years, 16 years से बिलो है, या फिर वो वुमेन है, या फिर वो सिक है, या फिर वो इनफर्म पर्सन है। क्या है? इनफर्म पर्सन है। तो सिचुएशन 1 में उसको रिलीज किया जा सकता है। सिचुएशन 2, provided further that the court may also direct that the person referred to in clause 2 be released on the bail if it is satisfied that it is just and proper to do so for the other special reason। कि इन 2 सिचुएशन में भी हम पर्सन को रिलीज कर सकते हैं इफ इट इज जस्ट एंड प्रॉपर, कोर्ट को उचित लगे तो। क्लियर है ये पॉइंट? नाउ अदर प्रोवाइजो क्या देखा? provided also that the mere fact that an accused person may be required for being identified the witness during the investigation, कि हमको पता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पर्सन को क्या किया जा सकता है? उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरत होगा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन परेड अगर हमें करवाना है उसका, shall not be sufficient ground for refusing to grant bail। आपको कोर्ट इस ग्राउंड पे बेल रिफ्यूज नहीं कर सकता है कि आपका हमें आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जरूरत होगा तो हम आपको यहाँ पे बेल के लिए रिफ्यूज करते हैं। shall not be sufficient ground for refusing to bail if he is otherwise entitled to be released on the bail and gives an undertaking that he shall comply with such direction as may be given by the court। अगर वो इस चीज की अंडरटेकिंग ले रहा है कि जो कोर्ट मुझे डायरेक्शन देगा, जो कंडीशन मुझ पे इंपोज करेगा, वो मैं डेफिनेटली फुलफिल करने वाला हूँ, देन कोर्ट इस ग्राउंड पे उसको बेल के लिए रिफ्यूज नहीं करेगा कि आपकी हमें विटनेसेस से आइडेंटिफिकेशन करवानी पड़ेगी। कौन से स्टेज पे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान। नेक्स्ट एक और प्रोवाइजो दे रखा है that no person shall, if the offense alleged to have been committed by him is punishable with death, LI or imprisonment of 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to public prosecutors। मतलब इन 2 मामलों में क्या करना पड़ेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को हमें एक नोटिस देना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी हमें हियर करना पड़ेगा। ये कहता है हमारा प्रोवाइसो। ओके, कमिंग टू सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 को अच्छे से सुनना। देखो यहाँ से प्री के सवाल आते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सिचुएशन में बिल्कुल भी बेल नहीं मिलेगी, जहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स है कि इस पर्सन ने डेथ या LI का ऐसा ऑफेंस किया है कि भाई इस चीज के लिए हम उसको गिल्टी ठहरा सकते हैं, या कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जहां पर उसकी प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है ऐसे ऑफेंस के लिए विच इज पनिशेबल विद डेथ, LI और 7 years और मोर। ठीक है, तो ये सिचुएशन याद रखना है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट को अपीयर करता है, या फिर ऑफिसर मींस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed non-bailable offense। मतलब पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई रीजन है ही नहीं
ये बिलीव करने के लिए कि पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, मतलब उस पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया ही नहीं है। बट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स ऑफ फर्दर इंक्वायरी, लेकिन क्या है, फर्दर इंक्वायरी के लिए हमारे पास सफिशिएंट ग्राउंड्स है कि भाई फर्दर और हम उस पर्सन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। into his guilt, the accused shall be released on the bond and at the discretion of such officer or court on the execution by him of the bond without sureties for his appearance। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकता है, ये पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट उस पर्सन को रिलीज कर सकता है विदाउट श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी उस पर्सन को रिलीज कर सकता है। क्लियर है ये चीज? ओके। लेकिन जरूरी क्या है, ऑन द एग्जीक्यूशन बाय हिम ऑफ अ बॉन्ड, बॉन्ड भरवाएंगे हम उससे कि भाई आपको जो टाइम जो प्लेस बोला जाए आप वहां पे अपीयर होंगे। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, वेयर अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर, अगर आईपीसी के चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17 के अंतर्गत इस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है जहां पे हमें ये सस्पेक्ट कर सकते हैं हम, वेयर अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड फॉर कमीशन, सस्पेक्ट किया जा रहा है या फिर उसको ऐसा उसके अगेंस्ट ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि उस पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है। कैसा ऑफेंस किया है? ऐसा ऑफेंस है जहां पर पनिशमेंट कौन सी है, विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years इक्वल है या मोर। कि भाई एक पर्टिकुलर व्हेन अ पर्सन अक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ एन कमिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद, कि एक पर्सन को आप अक्यूज कर रहे हो कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है दैट व्हिच इज पनिशेबल विद 7 years और मोर, या फिर ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इस पर्सन ने शायद ऐसा ऑफेंस किया है आईपीसी के चैप्टर नंबर 6, 17 या 16 में जहां पर पनिशमेंट 7 years और मोर है, देन इन दिस केस और या उसका अबेटमेंट है या कॉन्स्पिरेसी है, any such offense is released on bail, the court shall impose the condition। so basically जब इस मामले में हम उस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं तो कोर्ट क्या कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगाएगा। क्या लगाएगा? कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगाएगा। अब ये कंडीशंस क्या है, ए बी सी। ए में बोला है दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड, कि जहां उस पर्सन को हमने अटेंड करने को बोला है उस बॉन्ड में वहां वो अटेंड करेगा। पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, दैट द पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस सिमिलर टू द ऑफेंस व्हिच ही इज अक्यूज्ड सस्पेक्टेड ऑफ द कमिशन ऑफ व्हिच ही इज सस्पेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे, नॉट कमिट ऑफेंस जिसके लिए कि उसको अक्यूज किया जा रहा है या ऐसा सस्पेक्ट है। सी पॉइंट बोला दैट द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, कि वो कोई भी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस नहीं करेगा या क्रिएट करने की कोशिश करेगा किसके ऊपर, ऐसे पर्सन के ऊपर हु इज एक्विटेंट विद द फैक्ट्स, हु आर एक्विटेंट विद द facts of the case so as to dissuade him from disclosing such fact, ताकि उस पर्सन को हम क्या कर सके, उस पर्सन को चुप करवा सके कि भाई कुछ बोलना मत, बताना मत पुलिस को, अगर तुमसे पुलिस कुछ पूछे तो, या फिर और tamper with the evidences। ठीक है, and may also impose in the interest of the justice such other condition as it is necessary, और दूसरी ऐसी कंडीशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने बोला है चैप्टर नंबर 6, 16 एंड 17 ऑफ आईपीसी में अगर ऐसा कुछ है तो। क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सबसेक्शन, दैट इज सबसेक्शन नंबर 4। क्या कहता है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द कोर्ट और द ऑफिसर और द कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन द बेल शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजंस, हमें रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजन दैट इज रीजन डिसीजन आपको देना है, आपको रीजन बताना है क्यों आपने ऐसा जो है डिसीजन दिया है, क्यों उस पर्सन को रिलीज किया है, क्यों नहीं रिलीज किया है। Subsection 5 says any court which has released a person on a bail under subsection 1 or subsection 2 may, if consider it necessary to do so, direct that such person be arrested and committed to the custody। जिस पर्सन को हमने subsection 1 और subsection 2 में रिलीज किया है उसको कोर्ट क्या कर सकता है, ये बोल सकता है कि इस पर्सन को आप वापस से अरेस्ट कीजिए, इस पर्सन को अरेस्ट कीजिए एंड इस पर्सन को कस्टडी में डिटेन कीजिए। सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट द ट्रायल ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्या किया जा रहा है, ऐसी कोई मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल की जा रही है नॉन बेलेबल ऑफेंस की, accused of any offense is not concluded within a period of 60 days। so basically अगर ट्रायल 60 days में
कंक्लूड नहीं हुई, अच्छे से सुनना, फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स ऑफ टेकिंग द एविडेंस, जिस दिन आपका एविडेंस लेने का जो डेट है वो फिक्स किया गया था, वहां से अगर 60 डेज के अंदर, ट्रायल कंप्लीट नहीं की गई है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देन सच पर्सन शैल be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless the reasons be recorded in the writing. So basically यहाँ पर ट्रायल के स्टेज पे उस पर्सन को हम रिलीज कर रहे हैं. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन 2. सेक्शन नंबर 167 सबसेक्शन 2 से अलग है, जहां पे पुलिस उस पर्सन की कस्टडी मांग रही है, जो कि आपकी पुलिस कस्टडी हो सकती है या फिर जुडिशियल कस्टडी हो सकती है. सो दिस इज डिफरेंट. ये भी बेसिकली है तो डिफॉल्ट बेल ही, लेकिन ये कौन से स्टेज पे, ट्रायल के स्टेज पे, जहां पे नॉन बेलेबल ऑफेंस की ट्रायल अगर 60 डेज में कंप्लीट नहीं हुई है तो, और ट्राई कौन कर रहा है, मैजिस्ट्रेट कर रहा है, इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डेट फिक्स्ड फॉर टेकिंग एविडेंसेस. जिस दिन हमने डेट फिक्स किया था एविडेंसेस लेने के लिए, उस दिन से 60 डेज में कंप्लीट नहीं हुई है, दैट पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ मैजिस्ट्रेट unless for the reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs. तो बेसिकली ये मैजिस्ट्रेट के सेटिस्फैक्शन पे है, मैजिस्ट्रेट चाहे तो मना कर सकता है 60 डेज के बाद भी, नॉट नेसेसरी कि उसकी रिलीज हो. ओके, क्लियर है. पॉइंट नंबर 7, दैट इज सबसेक्शन 7, ये कहता है इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, दैट इज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल of an person accused of non-bailable offense and before judgment. दूसरा क्या बोला, बिफोर जजमेंट. क्या हो रहा है यहाँ पे, सो लेट्स सी दैट आफ्टर ट्रायल एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड, कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, कोर्ट ये ओपिनियन होल्ड करता है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी सच ऑफेंस. ये पता चल गया है कोर्ट को जजमेंट डिलीवर करने से पहले कि पर्सन इज नॉट अक्यूज्ड और is not guilty of what, such offense मतलब non bailable offense उसने किया ही नहीं है, shall release that person. उस person को क्या किया जा सकता है, release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear the judgment delivered. उस person से एक bond भरवा लेंगे हम. bond क्यों भरवाएंगे, ताकि जिस दिन हम judgment सुनाएंगे उस दिन वो person क्या करेगा, appear करेगा कोर्ट में. So this is all about section number 437. अब चलेंगे हम 439 पे. 439 पे क्यों चलना है स्टूडेंट्स हमको, 439 पे इसलिए चलना है स्टूडेंट्स हमको बिकॉज 437 में अगर मान लीजिए कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बेल नहीं दी, तो फिर कहाँ जाएंगे, तो फिर हम जाने वाले हैं किसके पास, हम जाएंगे यहाँ पर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास. हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास, बिकॉज सेकेंड अपील कहाँ लाई करती है हमारी, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास लाई करती है. 439 का आपको फर्स्ट सबसेक्शन से ही सब कुछ पता चल जाएगा. इट सेज हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन may direct, clause A, that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of nature specified under subsection 3 of the 437 may impose a condition which is necessary for the purpose of mentioned in that subsection. जो हमारे सेक्शन नंबर 437 के सबसेक्शन 3 में जो कंडीशन मेंशन कर रखी थी, वही कंडीशन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वापस मेंशन कर सकते हैं और उस पर्सन को रिलीज कर सकते हैं. That any condition imposed by magistrate while releasing any person on the bail be set aside or modified. So basically 439 में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि जो कंडीशन मैजिस्ट्रेट ने इम्पोज की है बेल देते वक्त, तो उसको क्या किया जा सकता है, सेट असाइड किया जा सकता है या उस कंडीशन को और मॉडिफाई कर सकते हैं. क्लियर है चीज. सो ये बेसिक प्रोविजन दे रखा है आपको 439 में. एंड देखो रेप से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उस मामले में अगर किसी पर्सन को बेल दी जा रही है तो उससे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना पड़ेगा. कितना, 15 डेज के लिए, 15 डेज के लिए नोटिस देना पड़ेगा. एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ द इन्फॉर्मेंट और पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ हियरिंग द एप्लीकेशन फॉर द बेल. तो 376 का जो ऑफेंस है, स्पेशली 376 AB, DA और DB, उस मामले में क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 15 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा, एज वेल एज इन्फॉर्मेंट की प्रेजेंस की वहां पे आवश्यकता है, इन्फॉर्मेंट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड. एंड सबसेक्शन 2 बोलता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन may direct that any person who has been released on bail be arrested and committed to the custody. So simple सी चीज है ना, जो पर्सन यहाँ पे रिलीज कर रहा है उसी के पास पावर है कि वो वापस से ये डायरेक्शन दे सकता है कि किसी पर्सन को आप अरेस्ट कीजिए एंड उस पर्सन को आप कस्टडी में डिटेन कीजिए.
कस्टडी में डिटेन कीजिए। क्लियर है पॉइंट? अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे, जहां हम समझने वाले हैं सेक्शन नंबर 438, दैट इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल कब मिल रही है, कहां मिल रही है और क्या सिचुएशन है? देखो, एंटीसिपेटरी बेल हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंस में मिलती है। आपको ये इस तरीके से समझना है, क्योंकि समझो ना, अगर 438 में बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट होते ही बेल मिल जाएगी, तो पर्सन को किस बात की टेंशन है? टेंशन उसको तब आती है जब उसको पता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए मैं पकड़ा जाऊंगा और मेरी बेल करानी मुश्किल हो जाएगी, या मेरे अगेंस्ट कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कर रहा है, मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए, खाली परेशान करने के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर केस फाइल कर सकता है, एफआईआर फाइल कर सकता है, तो उस ऑफेंस के ऑफेंस में अरेस्ट होने से पहले वो क्या कर लेता है, एक एंटीसिपेटरी बेल लेके बैठ जाता है, बिकॉज ही इज अंडर एन एप्रीहेंशन दैट ही माइट गेट अरेस्टेड। he is under an apprehension that he might get arrested, and अगर उसको anticipatory bail मिल जाती है, that means whenever the police comes to arrest him he will be immediately released, क्योंकि उसके पास anticipatory bail already है। क्या है उसके पास? already anticipatory bail है। so 438 को अच्छे से पढ़ेंगे। 438 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? 438 ने पावर दिया है किसको? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को दिया है। लेकिन यहां पर भी रिलीज होता कब है? आफ्टर कंसिडरिंग सर्टेन सिचुएशन। यहां पे कोर्ट इज गोइंग टू सी द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ अक्यूजेशन, कि कौन से लेवल का उस पर्सन के अगेंस्ट एक्यूजेशन लगाया जा सकता है, या कैसा ऑफेंस का नेचर है। दूसरा, क्या वो पर्सन को पहले कोई प्रीवियस कन्विक्शन हो रखा है या नहीं हो रखा है। थर्ड इज फ्लाइंग फ्रॉम द जस्टिस, इज देयर एनी सिचुएशन कि भाई ये पर्सन जो है जो न्याय है, न्याय से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, या ये पर्सन को अगर हमने एंटीसिपेटरी बेल दे दी तो पार्टीज को न्याय नहीं मिलेगा। एंड क्या ऐसा कोई अक्यूजेशन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट मींस जिसने की एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगाया है, क्या इस पर्सन को ह्यूमिलेट करने के लिए इसके अगेंस्ट ऐसा कोई चार्जेस लगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो ये सब कंसिडर करने के बाद ही क्या करेगा कोर्ट? उस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगा। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले कोर्ट इज गोइंग टू गिव द नोटिस टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू आर्ग्यू इन 7 days। एंड कोई भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी इफ ऑफेंस का जो एक्यूजेशन है वो कैन रिलेट टू 376 AB DA एंड DB। सो 376 का ऑफेंस है, 376 AB का है, DA है या DB है, इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलने वाली है। क्लियर है पॉइंट? सो लेट्स गो थ्रू सेक्शन नंबर 438 वंस, ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। 4 सबसेक्शन से अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसेक्शन क्या बोला? डायरेक्ट, ये आपकी बेसिक क्रक्स है इस सेक्शन का, बेसिक क्रक्स है इस सेक्शंस का। फिर भी हम एक बार इन डेप्थ 438 को देख लेते हैं ताकि कुछ और हमारा बेसिक्स यहां से क्लियर हो सके। तो उसमें हर्जी क्या है? सबसेक्शन 1 सेज, देखो हेडिंग बोलता है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, मतलब एप्रीहेंशन है उसको कि वो अरेस्ट हो जाएगा। तो सबसेक्शन 1 ये कहता है वेयर एनी पर्सन हैज रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन अक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, he may apply to the high court or court of session। so हमेशा एंटीसिपेटरी बेल कौन देता है? हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही जाना पड़ेगा। फॉर अ डायरेक्शन अंडर दैट सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन, दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, अगर अरेस्ट होता है, ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, इमीडिएटली उसको उस पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन कोर्ट क्या कंसिडर करने वाला है? इंटर डाले द फॉलोइंग फैक्टर्स, फर्स्ट इज द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द अक्यूजेशन, ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। सेकेंड, द एंटीसीडेंट्स of the applicant including the fact as to whether he has been previously undergone imprisonment on the conviction by the court in respect of any cognizable offense। एंटीसीडेंट्स क्या है? पहले उसको कोई सजा हो रखी है या नहीं हो रखी है, एंड अगर हो रखी है तो क्या उसने वो पूरी सजा काट ली है क्या? एज टू वेदर ही हैड प्रीवियसली अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट ऑन कन्विक्शन, प्रीवियस उसका इम्प्रिजनमेंट जो है वो अंडरगो किया है या नहीं किया है। थर्ड पॉइंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट टू फ्लाई फ्रॉम द जस्टिस, कि कहीं वो जस्टिस से भागने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। फोर्थ इज whether accusation has been made with the object of injuring or humiliating the applicant by having him so arrested, क्या उस पर्सन के अगेंस्ट ये एक्यूजेशन इसलिए तो नहीं लगाया जा रहा क्योंकि उस पर्सन को ह्यूमिलेट करना चाहते हो या उसको इंजर करना चाहते हो, उसको डिफेम करना चाहते हो, उस पर्सपेक्टिव से। इन सारे ग्राउंड्स को कंसिडर करने के बाद कोर्ट आइदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन और इशू एन इंटरिम ऑर्डर। हमेशा ध्यान रखना है एंटीसिपेटरी बेल में क्या आता है स्टूडेंट्स? इंटरिम ऑर्डर आता है, इंटरिम ऑर्डर आता है, दैट इज टेम्पररी ऑर्डर आता है, ओके, फॉर द ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल, प्रोवाइडेड दैट वेयर द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन हैज नॉट पास इंटरिम ऑर्डर, जहां इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हुआ है
या फिर रिजेक्ट कर दिया है एप्लीकेशन, इट शैल बी ओपन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन टू अलाउ नहीं टू अरेस्ट विदाउट वारंट। बिना वारंट के भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पे उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जहां पे एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने रिजेक्ट कर दी है। 1A देखना, अच्छे से पढ़ना, 1A वाला ये पॉइंट है, ये वाला नोटिस वाला पॉइंट किसमें है, 1A में दे रखा है। इट सेज where the court grants an interim order under subsection 1, it shall forthwith cause notice not being less than 7 days notice together with the copy of such order to be served to PP and SP with the view to give PP a reasonable opportunity of being heard when the application shall be finally heard by the court। जब application finally heard की जाएगी, hear होगी, उस वक्त PP को क्या करना पड़ेगा, वहां मौजूद होना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए। 1B कहता है प्रेजेंस ऑफ एप्लीकेंट सीकिंग एंटिसिपेटरी बेल शैल बी ऑब्लिगेटरी एट द टाइम ऑफ द फाइनल हियरिंग passing of the final order if on an application made to it by the public prosecutor। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर ऐसी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस वक्त जिस एप्लीकेंट ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है उसकी प्रेजेंस कोर्ट में अनिवार्य होगी। When the High Court, subsection 2 पढ़ रही हूँ, when the High Court or Court of Session makes a direction under subsection 1, direction देते हैं, that is या तो आपको इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं या मना कर सकते हैं, ओके। इट में इंक्लूड सच कंडीशन, तो कंडीशन इंपोज की जाती है सबसेक्शन 2 में। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कुछ कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं। फर्स्ट क्या बोला है, अ कंडीशन दैट पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन, कि जब भी उससे इंटेरोगेशन किया जाएगा तो वो वहां पे क्या होगा, अवेलेबल होगा, भागेगा नहीं। जब बुलाएंगे इंटेरोगेशन के लिए कौन, पुलिस ऑफिसर, तो उसको आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन दैट पर्सन शैल नॉट मेक इंड्यूसमेंट, यही वाली सिचुएशन हो गई, कोई इंड्यूसमेंट नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं, ऐसे पर्सन को हु आर एक्विटेड विद द फैक्ट्स। थर्ड, दैट ही शैल नॉट लीव इंडिया, नॉट लीव इंडिया, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा वो पर्सन, ओके। Such other condition as may be imposed under subsection 3 of 437 as if the bail were granted under that section, okay। Subsection 3 क्या बोलता है, if such person is thereafter arrested without warrant by officer in charge of the police station and is prepared either at the time of the arrest or at any time while in the custody to give bail, he shall be released on the bail, and if the magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should issue in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in the conformity with the directions of that order। तो कहने का मतलब ये है, if the person is thereafter arrested, ऐसा ऑर्डर पारित करने के बाद भी वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी, दैट जब भी वो अक्यूज पर्सन रेडी है बेल देने के लिए, या तो अरेस्ट होने के वक्त या फिर जब वो उस पर्सन की कस्टडी में है, तो उस पर्सन को ऐसे ही रिलीज किया जाएगा एज इफ उसको बेलेबल ऑफेंस के लिए रिलीज किया जा रहा है। एंड इफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस डिसाइड्स दैट वारंट्स should issue in the first instance against such person, he shall issue a bailable warrant। ठीक है, तो bailable warrant यहाँ पे मैजिस्ट्रेट इशू कर सकता है ऐसे पर्सन के अगेंस्ट। सबसेक्शन 4 ये बोल रहा है, nothing in this section shall apply in any case involving the arrest related to these matters, that is rape offense के मामले में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलने वाली है। क्लियर। 443 पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बात कर रहा है इनसफिशिएंट बेल के लिए। किसकी बात कर रहा है, इनसफिशिएंट बेल की बात कर रहा है। तो एक बार 443 पे आएंगे। इट सेज पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन द फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। अगर कोर्ट को लग रहा है कि जो हमने पहले 443 में कोर्ट को क्या लग रहा है, जो हमने फर्स्ट इंस्टेंस पे पर्सन से बेल ली थी वो कैसी है स्टूडेंट्स, वो इनसफिशिएंट है, देन कोर्ट यहाँ पे बोल सकता है कि आप सफिशिएंट बेल दीजिए। इफ ग्राउंड्स देखना क्या है, आइदर थ्रू फ्रॉड और मिस्टेक और अदरवाइज, या तो फ्रॉड या मिस्टेक के वजह से या अदरवाइज इनसफिशिएंट श्योरिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड, और इफ दे आफ्टरवर्ड्स बिकम इनसफिशिएंट, बाद में इनसफिशिएंट हो जाती हैं वो श्योरिटीज, कोर्ट में इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो यहाँ पे कोर्ट क्या इशू करने वाला है, अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट, directing the person released on bail to be brought before it and may order him to find sufficient sureties, and on failing to do so he may be committed to the jail। कि भैया fresh sureties या find sufficient sureties, और अगर नहीं मिलती है तो उस person को हम वापस जेल भेज देंगे। ओके, there are certain general provisions जो हमको डिस्कस करने हैं, that is 436 में बोला है maximum time period
जिसके लिए एक पर्सन जब उसकी ट्रायल पेंडिंग है कितने टाइम पीरियड तक के लिए हम उसको डिटेन कर सकते हैं, 436 ने बोला है हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। अगर कोई पर्सन ने ऐसा ऑफेंस किया है विच इज पनिशेबल बाय 7 years, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जब तक कि उसको हम इम्प्रिजनमेंट में रख सकते हैं, कब तक, जब तक उसकी ट्रायल चल रही है, दैट इज फॉर 3.5 years। 3.5 सेक्शन नंबर 436 का पहले सबसेक्शन 1 पढ़ेंगे। क्या कहता है ये सेक्शन? ये कहता है, ए पढ़ रही, 436 ए, sorry, we don't have subsections, we have only paragraphs, where a person has during the period of investigation, inquiry or trial, investigation, inquiry or trial के दौरान undergone detention for a period extending to 1/2 of the maximum period, जो maximum period जितने तक के लिए उसको punishment दी जा सकती है उसका 1/2 वो already undergo कर चुका है, he shall be released by the court on his personal bond with or without sureties। clear ये चीज? okay, provided that, proviso सुनना, बहुत अच्छा proviso है, that the court may after hearing PP or for reasons to be recorded in writing order the continued detention of such person for a period longer than one half or release him on bail instead of a personal bond। so basically PP साहब अगर ऐसा कहें, PP साहब को सुनने के बाद यदि कोर्ट को लगता है तो बोला जा सकता है भैया हाफ नहीं, आपको पूरा इम्प्रिजनमेंट अंडरगो करना पड़ेगा, ठीक है। Provided that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry, trial for more than the maximum period of imprisonment for the said offence under the law। ठीक है, पीपी साहब ने बोल दिया कि नहीं साहब इसको हम आधे के लिए नहीं, हम पूरे तक के लिए इसको जेल में रखना चाहिए, ठीक है। कोर्ट अगर सेटिस्फाइड है तो कोर्ट उस पर्सन को बोलेगा कि पूरे टाइम तक के लिए आपको क्या रहना है, जेल में रहना पड़ेगा, इम्प्रिजन अंडरगो करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट प्रोवाइजो ये कहता है किसी भी सूरत में हम ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जो एक पनिशमेंट दे रखी है ऑफेंस के लिए, उससे ज्यादा पर्सन को हम इम्प्रिजनमेंट में नहीं रख सकते हैं। एंड 437 ने ए ने क्या बोला, 437 ए ये कहता है बेल टू रिक्वायर अक्यूज टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट एपेलेट कोर्ट। सो जब हम बेल पे उस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, शैल रिक्वायर, देखो 437 ए क्या बोलता है, बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, इससे पहले कि ट्रायल कंक्लूड हो एंड इससे पहले कि अपील डिस्पोज ऑफ हो, बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ अपील, द कोर्ट विच हु इज ट्राइंग द ऑफेंस और या फिर एपेलेट कोर्ट shall require the accused to execute a bail bond with sureties to appear before higher court, and when such court issues the notice in respect of appeal or petition filed against such person, the bail bond shall be in force for 6 months। 6 months ड्यूरेशन तक के लिए ये बेल बॉन्ड एग्जीक्यूशन में रहेगा, मतलब कि 6 महीने तक के लिए हम उससे एक कंडीशन पे क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को रिलीज कर रहे हैं कि जो एपेलेट कोर्ट है उसके सामने आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पर्सन फेल हो गया तो यहाँ पे 446 सेक्शन नंबर 446 is going to be apply, that is the bond gets forfeited। क्या हो जाता है, बॉन्ड forfeit हो जाता है। सेक्शन नंबर 450 में क्या बोला है, जो हमारे बॉन्ड का अमाउंट है उसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस तो किया जा सकता है, लेकिन बॉन्ड का अमाउंट कितना रहेगा, तो सेक्शन 440 कहता है एक्सेसिव नहीं रहेगा। एक्सेसिव नाउ डिपेंड्स ऑन दी पार्टीज की कैपेसिटी कितनी। अगर कोई पर्सन है जिसकी सालाना तनख्वाह ही 1 लाख रुपए है तो क्या आप उस पे 20, 25, 30 लाख का बॉन्ड का जो अमाउंट है वो डाल सकते हो, नहीं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी एक्सेसिव बॉन्ड। सो द अमाउंट शुड नॉट बी एक्सेसिव। वैसे कि वैसे हम आईपीसी में भी पढ़ते हैं, दैट इज अमाउंट ऑफ फाइन कितना हो सकता है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, बट इट नेवर हैज टू बी एक्सेसिव। एंड क्या इस बॉन्ड के अमाउंट को रिड्यूस किया जा सकता है, आंसर इज यस, इट कैन बी रिड्यूस्ड आइदर बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। दोनों में से कोई भी कोर्ट क्या कर सकते हैं, ऐसे बॉन्ड का अमाउंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सो आई होप ये जो बॉन्ड का हमने छोटा सा सेगमेंट लिया है, यू हैव एंजॉयड दिस सेगमेंट। रही बात बॉन्ड के जो दूसरे प्रोविजंस है, नो डाउट दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट व्हेन इट कम्स टू द बेसिक्स एंड द टाइप्स ऑफ द बॉन्ड, सो दीज प्रोविजंस आर मोर देन एनफ फॉर स्टडीइंग बेल and types of bail, not bond, bail and types of bail। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रही बात के सेक्शंस, वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम इन द लेटर सेगमेंट्स एज वेल। एंड आपको ये जरूर लग रहा होगा कि मैम चैप्टर नंबर 33 हमने अभी क्यों पढ़ लिया, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही हमने अरेस्ट पढ़ा और मैंने आपको सेकंड सेगमेंट में ही बता दिया था, लेक्चर नंबर 2 में ही बता दिया था कि हम अपने सीआरपीसी को कैसे डील करने वाले हैं। हम अपने सीआरपीसी को प्रोसीजर वाइज डील करने वाले हैं एंड ना कि सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज, जैसे कि हमको एक्चुअल बेरेक में दे रखा है। ओके,
सो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते जाइए, अपने नोट्स टाइम पे फ्रेम करते जाइए, नोट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स रिविजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस इज नेसेसरी, सो यू मेक श्योर दैट यू एनरोल योरसेल्फ ऑन पीडब्ल्यू ऐप, ताकि आपको इन सेशंस की पीडीएफ वहां से मिल जाए। हर बार स्टूडेंट्स क्लास में कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ मेंशन कर रही कि मैम पीडीएफ कहाँ से, मैं हर बार क्लास में मेंशन कर रही हूँ कि इन फाउंडेशन बैच की जो पीडीएफ है वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पर मिलने वाली है। वहां जाएंगे, आप लॉ फाउंडेशन बैच को एनरोल करेंगे, देन यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर। So yes, that was all from my side in this session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.